हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, कल की वीडियो में हमने विसर्ग संधि भाग 1 के विषय में पढ़ा था और आज हम सभी आज की वीडियो में विसर्ग संधि भाग 2 पढ़ रहे हैं। बच्चों, विसर्ग संधि में कोई भाग अलग अलग नहीं है। ये मैंने आपके लिए सरल बनाने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। आज हमारा चौथा नियम शुरू हो रहा है। कल हमने 3 नियम तक कल की वीडियो में पढ़ लिया है। आज के नियम में हम पढ़ रहे हैं विसर्ग का श कैसे बन जाता है। विसर्ग का श देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ध्यान देना बेटा, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्लियर है सभी को? 2 बातें बताई जा रही हैं नियम में। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में क्या हो, च छ या श हो तो श बन जाता है। ठीक है, विसर्ग का श चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। निहि प्लस चय निश्चय। निश्चय कैसे बना देख लेते हैं। क्योंकि विसर्ग से पहले ई है, ई क्या है, एक स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, च। नियम में जो बातें बताई गई हैं दोनों बातें यहाँ पूरी हो रही हैं, इसलिए विसर्ग का श बन गया। निश्चय, निहि प्लस चय निश्चय। ठीक है बेटा, अगर एग्जाम में आ जाता है आपके निश्चय, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये विसर्ग संधि है और श जो है वो विसर्ग के रूप में आ जाएगा, तो आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे, निहि प्लस चय। चलिए अगला देख लेते हैं। निहि प्लस छल निश्चल। निश्चल जो शब्द है, निश्चल का क्या मतलब है, बिना छल कपट का। और निश्चय का क्या अर्थ था बेटा, निश्चय का अर्थ था दृढ़ निश्चय, मन में कोई भी चीज ठान लेना। तो निश्चल कैसे बना, वही सेम ऊपर की तरह हुआ। विसर्ग से पहले छोटी ई आ गई और विसर्ग के बाद छ आ गया। यहाँ पर बताया गया च या छ है तो विसर्ग का श बन जाता है। यहाँ बन गया श तो बन गया निश्चल। अगला उदाहरण है हमारा बेटा, दुह प्लस शासन दुशासन। दुशासन इसका प्रोनाउंसिएशन है दुशासन। तो कैसे बना, दुशासन नाम है दुर्योधन के भाई का, छोटे भाई का। तो यहाँ क्योंकि विसर्ग से पहले छोटा ऊ है और बाद में श है, तो ये देखिए श, इसलिए इस विसर्ग का भी आधा श बन गया। विसर्ग का हमेशा आधा आता है बेटा, ये ध्यान रखना। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। 5वां नियम है विसर्ग का श। ये भी श होता है बेटा, ये भी श। ये इसको आप क्या बोलते हैं, देख लीजिए ध्यान से। मैं तो आपको आसान भाषा में बताती हूँ। इसको मैं बोलती हूँ शलजम वाला श और इसको बोलती हूँ षटकोण वाला श। तो ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, सरल भाषा जितना हो सके सरल भाषा में हम समझें तो चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए देखते हैं विसर्ग का श। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इसको ऐसे मूर्धन्य श भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दुह प्लस कर दुष्कर कैसे बना, विसर्ग से पहले ऊ आ गया, छोटा ऊ, और विसर्ग के बाद का आ गया, इसलिए विसर्ग का बदलकर श बन गया। देख लेते हैं नियम से बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं। हाँ मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ई या ऊ हो। यहाँ ऊ मिल गया हमें और यहाँ का मिल गया, तो इसलिए विसर्ग का षटकोण वाला श बन गया आधा। चलिए देख लेते हैं अगला। निहि प्लस ठुर निष्ठुर। यहाँ पर भी नियम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। विसर्ग से पहले छोटी ई है, ये देखिए छोटी ई, और विसर्ग के बाद ठा है, इसलिए ये विसर्ग बदल गया श में। ठीक है बेटा, अगला है हमारा निहि प्लस फल निष्फल। ठीक है, तो विसर्ग से पहले छोटी ई है और फल का फ, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, फ भी आए तो क्या होगा, श बन जाएगा, तो इसलिए बन गया निष्फल। बच्चों अगला नियम है हमारा 6ठा नियम, विसर्ग का छिप जाना या अपरिवर्तित रहना।
ध्यान दीजिए बेटा, इसमें नियम हमारा कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, ह्रस्व मतलब बिना मात्रा का या मात्रा वाला आ हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब हट जाता है, छिप जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं उदाहरण। अतः प्लस एव, अतएव। अतएव आपने देखा होगा ना, बहुत जगह लिखा हुआ, तो वो विसर्ग संधि होकर अतएव बना होता है। उसका जो विसर्ग है वो छिप जाता है। ठीक है, और कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। एक बार और देख लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो, यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है? आ है ना, त में आ है, त आ, इसीलिए ये विसर्ग यहाँ पर छिप गया, इसका लोप हो गया। अगला हम देखते हैं नियम बेटा। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त होना या लोप होना सेम थिंग्स है बेटा। लुप्त हो जाता है तथा उस विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बेटा। नीहि प्लस रोग, नीरोग, और नीहि प्लस रस, नीरस। ये आपने देखे होंगे, शब्द बहुत जगह यूज हो रहा होगा। निरोग मतलब सभी रोगों का मिट जाना, और नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो, कोई हंसता गाता ना हो, खुश न रहता हो, उसको हम नीरस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं हम ये कैसे बड़ी ई बन गया और विसर्ग कैसे गायब हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है ना, र हो तो, विसर्ग के बाद र है ना दोनों जगह, यहाँ रोग में र, रस में र, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, तथा उस विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा लग जाती है। यहाँ पे छोटी मात्रा है, छोटी ई की है ना दोनों जगह, और यहाँ दोनों जगह बड़ी हो गई। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला लास्ट है बेटा विसर्ग संधि का नियम। यदि विसर्ग से पहले अ हो, अ बिना मात्रा का, और क्या हो, विसर्ग के बाद क, ख, प या फा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। अभी तक क्या हो रहा था? कहीं लोप हो रहा था, कहीं छिप जा रहा था, कहीं दीर्घ हो रहा था। यहाँ क्या कह रहा है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो ये बहुत ही आसान से हैं उदाहरण। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, और अधः प्लस पतन, अधः पतन, और अंतः प्लस करण, अंतः करण। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देख लिया विसर्ग का लोप क्यों नहीं हुआ, एज इट इज क्यों रहा, कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प या फा हो। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं हम नियम के अकॉर्डिंग है कि नहीं। प्रातः, विसर्ग से पहले आ है ना, प्रात अगर होगा, त का आ है विसर्ग से पहले, ता में मिला हुआ आ, और यहाँ भी अधः, तो विसर्ग हम हटा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अध, अ, धा का आ है ना, और अंत, त का आ। तो इन सब के बाद विसर्ग है, और बाद में देखिए आ रहा है ना, क आ रहा है, प आ रहा है, और यहाँ क आ रहा है। यहाँ पे हमें नियम में बताया गया है विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के क, ख, प, फ हो, तो विसर्ग के बाद लिखना बेटा, यहाँ मैं भूल गई, है ना, विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद अगर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों ये हमारी संधि आज पूरी हो गई। अब आप सभी तीनों संधियां हमारी जो हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, बहुत ही अच्छे से सभी लोग पढ़िएगा। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी संधि में आपको लग रहा है कि किसी भी एग्जाम्पल में आपको समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट का पर्सनली उत्तर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, और आपको लगेगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम मिलते हैं
अब मैं अगले वीडियो में समास शुरू कर रही हूँ। जैसे आपकी संधि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसी प्रकार समास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग समास पर भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।